हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, और हमने शुरू की है क्लास 11th की एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 हम लोग उसका कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका किंगडम मोनेरा तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, अभी आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में और वायरसेस के बारे में। वायरसेस जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया गया है, उनके बारे में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जैसे जो कि है हमारा प्रोटिस्टा। बच्चे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको आर.एच. व्हिटेकर सर ने क्या किया है, 5 किंगडम में बांट दिया था। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला हमारा जो था वो मोनेरा था, दूसरा था हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा था हमारा कौन सा, फंजाई, चौथा था हमारा प्लांटी, एंड पांचवा था हमारा एनिमलिया। तो मोनेरा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोनेरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स मेंबर थे उन सबको किस में डाल दिया गया था? मोनेरा में। जितने भी, यानी कि मोनेरा किंगडम में हमारे क्या थे? पूरे सोल प्रोकैरियोट्स जो है वो डोमिनेट करते हैं मोनेरा हमारे किंगडम को। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स कैसे थे बच्चों? इसको हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स थे वो यूनिसेलुलर थे, इनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, यूनिसेलुलर थे, और इनमें क्या देखा था हम लोगों ने कि जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था वो एब्सेंट था। इसीलिए इनमें क्या थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? और इसमें हमने ये भी देखा था कि इनकी जो सेल वॉल थी वो किस चीज की बनी थी बच्चों? इनकी सेल वॉल जो थी वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स की बनी हुई थी, जिसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल लेयर भी कहते हैं। और फिर हमने फर्दर ये भी देखा था कि जो मोनेरा किंगडम था वो हमारा 2 तरह के बैक्टीरिया थे, उसमें कौन कौन से? यू बैक्टीरिया थे और आर्की बैक्टीरिया थे। जो यू बैक्टीरिया थे बच्चों, इनको हम लोगों ने क्या कहा था? इनको हम लोगों ने कहा था ट्रू बैक्टीरिया। और जो आर्की बैक्टीरिया थे, ये किस तरह के बैक्टीरिया थे बच्चों? ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में हमने एक मेन डिफरेंस जो देखा था वो ये था कि यहाँ पे जो है आर्की बैक्टीरिया में जो था वो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल एब्सेंट थी और यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट थी, इसीलिए इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा गया। ठीक है, आज का हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं प्रोटिस्टा, इसके बारे में हमने इसका एक बेसिक फीचर ये देखा था कि जितने जो है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उनको रख दिया गया था किसमें? प्रोटिस्टा में। तो जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे वो सब किस में आ गए बच्चों? प्रोटिस्टा में आ गए। उसके बाद जो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स थे उनको डाल दिया गया फंजाई में, और जितने भी प्लांट्स थे उनको प्लांटी में अलग से, और एनिमल्स को एनिमल्स में अलग से। ठीक है, तो एनिमल्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 तरह के एनिमल।
ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है हमारा प्रोटिस्टा। बच्चों, जो प्रोटिस्टा है हमारा, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ये डिराइव्ड हुआ है हमारा ग्रीक वर्ड प्रोटिस्ट से। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द वेरी फर्स्ट, प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लास्ट जो टेबल हम लोगों ने देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो जितने भी हमारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उनको किस में रख दिया गया था? प्रोटिस्टा में रख गया था। और जो इसके सेल वॉल की बात की गई थी उसमें देखा गया था कि कुछ में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट थी और कुछ में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट थी। यहाँ पे हम लोग एक इसका बेसिक फीचर देखते हैं बच्चों, जैसे कि जो हमारे इस टेबल पे देखते हैं, जो हमारे प्रोटिस्टेंट्स हैं, प्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये जो प्रोटिस्टा हैं ये हमारे किस तरह के हैं? ये हमारे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। और ये वाले जो हमारे प्रोटिस्ट हैं, स्लाइम मोड और प्रोटोजोअन्स, ये किस तरह के प्रोटिस्ट हैं? हमारे एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंट्स हैं। और जो ये हमारा यूग्लिनोइड्स है, ये क्या है बच्चों? ये है हमारा कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज ये नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारे प्रोटिस्टा हैं, तो जो हमारे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं उनमें क्या होगा बच्चों? उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन प्लांट्स में क्या है कि सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोटिस्टेंट्स में जरूरी नहीं है कि सेल्यूलोज की हो। जैसे कि जो हमारे क्राइजोफाइट्स होते हैं उनमें सिलिका प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, और जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें क्या होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। वहीं जो हमारे एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्लाइमोड्स हो गया, प्रोटोजोअन्स हो गया, इनमें क्या है कि स्लाइमोड्स में क्या है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन जो स्लाइमोड्स के जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, तो उन स्पोर्स में क्या होता है कि सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। ये इसको क्या करता है? सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है स्पोर्स को बियर कर सके, वो टेम्परेचर, वो तरह तरह की जो इन्वायरमेंटल जो हार्श कंडीशंस होती हैं उसको टॉलरेट कर सके। इसीलिए जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनके स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और प्रोटोजोअन्स नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोटो मतलब कोई बहुत ही प्रिमिटिव चीज, और जोअन्स मतलब एनिमल लाइक, जोलॉजी सा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ठीक है, तो जो एनिमल लाइक है तो उसमें सेल वॉल क्या होगी बच्चों? उसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ प्रोटिस्टेंट्स के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। जनरली ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। लेकिन कुछ ऐसे रेयर ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि सीवीड्स वगैरह। ठीक है, ये जो है मल्टी सेलुलर होता है। जनरली यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे गए हैं प्रोटिस्टास में। ठीक है, जो इसका हैबिटेट होता है वो कैसा होता है बच्चों? इनका हैबिटेट जो होता है एक्वाटिक होता है। ठीक है, एक्वाटिक कैसा? ये समुद्र में भी पाए जा सकते हैं और नदी नालों में भी पाए जा सकते हैं। जो समुद्री प्रोटिस्टेंट्स होते हैं उनको मरीन एनवायरनमेंट वाले प्रोटिस्टेंट्स बोला जाता है, और जो फ्रेश वाटर्स होते हैं, जैसे कि जो पॉन्ड्स में पाए जाने वाले हो गए, रिवर हो गए, डैम्स, डैम्प और सॉइल वाले प्लेसेस में हो गए, है ना, तो ये सब जो प्लेसेस में पाए जाते हैं उनको कहेंगे फ्रेश वाटर प्रोटिस्टेंट। ठीक है, और कहाँ पाए जाएंगे? मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो है पैरासाइट की भांति दूसरे एनिमल के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है, एज ए पैरासाइट भी रहते हैं ये। और ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ये अभी हमने देखा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो
अब चूंकि ये यूकैरियोट्स हैं, है ना, अब यूकैरियोट्स हैं तो इनमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो सब के सब प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से इनमें क्या होगा, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इनमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो जो काफी डाइवर्स न्यूट्रिशन होता है, ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि कुछ जो है प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो एनिमल्स लाइक हैं और कुछ ऐसे जो हैं वो प्लांट्स लाइक हैं। जो प्लांट लाइक होंगे वो क्या होंगे, वो पूरी तरह से फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे, उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे जिनकी प्रेजेंस के कारण उनमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, और वो अपना फूड खुद बना लेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे जो है प्रोटिस्टा भी हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये कौन से हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होते हैं बच्चों जो मिक्सोट्रॉप्स होते हैं। मिक्सोट्रॉप यानी कि ये स्विच करते रहते हैं बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा बच्चों, प्रोटिस्टेंस में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, एक एसेक्सुअल भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स देखेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे प्रोटिस्टेंस में क्या देखा गया है, सिम्बायोसिस देखा गया है। सिम्बायोसिस किस में देखा गया है बच्चों, केल्प, एक जो सीवीड हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में देखते हैं, प्लस ऑटर। ठीक है, इन दोनों के सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के बारे में देखा गया है। ठीक है, जो सीवीड होता है ये क्या करता है, ये ऑटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, प्रेडेटर्स के। और कैसे भाई, इनकी थिक जो है केल्प्स होती है ना, जबकि ऑटर जो है, जो केल्प क्या करता है, केल्प जो होता है यानी कि जो हमारे सी अर्चिन्स वगैरह होते हैं, इनका जो फूड होता है वो क्या होता है, सीवीड्स। तो जो ऑटर है वो क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कैसे, वो सी अर्चिन को, सीवीड्स को खाने नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो खुद सी अर्चिन्स को खा जाता है। इस तरह से क्या होता है कि जो है, जो हमारा सीवीड्स है और जो ऑटर हैं, इन ये जो है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं। साथ ही साथ और क्या देखने को मिलता है, पैरासिटिज्म भी देखने को मिलती है प्रोटिस्टेंस में। जैसे आपने एक पैरासाइट का नाम सुना होगा, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ये ट्रिपैनोसोमा क्या है, एक ऐसा पैरासाइट है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ह्यूमंस में। ठीक है, जो प्रोटोजोअन्स है इनमें लोकोमोशन कैसे होता है बच्चों, लोकोमोशन के इनमें 3 पॉसिबल वेज हैं। पहला तो सिलिया के द्वारा होता है, बहुत सारे सिलिया ऐसे ऐसे पूरी बॉडी के अंदर ऐसे सिलिया बहुत सारे बॉडी के बाहर ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, इनमें मूवमेंट होता है, उससे ये पैरासाइट जो है, ये जो पैरामीशियम है हमारा, ये मूव करता है। यूग्लिना जो होता है उसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उन 2 फ्लैजिला से यूग्लिना में जो है वो क्या होता है, मूवमेंट होता है। और अमीबा में कैसा मूवमेंट होता है बच्चों, स्यूडोपोडिया से होता है। ठीक है, तो लोकोमोशन 3 चीजों से हो सकता है, इनमें सिलिया से भी हो सकता है, फ्लैजिला से भी हो सकता है, स्यूडोपोडिया से भी हो सकता है। और साथ ही साथ हम अभी देखेंगे आगे जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनमें जो मूवमेंट होता है वो वाटर करंट के साथ होता है, उनमें किसी भी अदर सोर्स की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, ना उन्हें सिलिया की जरूरत है, ना उन्हें फ्लैजिला की जरूरत है, ना उन्हें स्यूडोपोडिया की जरूरत है, वो वाटर करंट के साथ ही साथ मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोकोमोशन होता है हमारे प्रोटिस्टेंस में। जनरली इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जब कभी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हुई तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वन बाय वन कवर करेंगे हम लोग एक एक। तो सबसे पहले देखते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में हमारे क्या आते हैं, इसमें आते हैं हमारे जितने भी डायटम्स होते हैं और गोल्डिंग एल्गी होते हैं, इनको साथ ही क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डेस्मिट्स। ठीक है, तो ये डेस्मिट्स कहलाते हैं। जो हमारे क्राइजोफाइट्स होते हैं उसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं, जिनको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मिट्स कहते हैं। ठीक है, इनका हैबिटेट
वही होगा जो सारे प्रोटिस्टेंट्स का होता है। अभी हमने देखा एक्वेटिक हैबिटेट, तो एक्वेटिक हैबिटेट जब कुछ ना समझ में आए तो इतना याद रख लो कि प्रोटिस्टेंट्स का जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो मैरीन और साथ ही साथ फ्रेश वाटर, ये याद रख लेना है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। और ये फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट, देखो ये वाटर के साथ जो है मूव करते रहते हैं, यानी कि जहाँ जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करते रहेंगे। इनको किसी भी इंडिपेंडेंट एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये वाटर के अगेंस्ट ही नहीं मूव करते। जब वाटर के अगेंस्ट नहीं जाना है तो किसी तरह का कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जिधर हवा का रुख उधर चल दिए हम, वही वाला हाल है इनका, ये पानी के साथ साथ चलते रहते हैं। मोस्टली क्या होते हैं बच्चों, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और अगर फोटोसिंथेटिक हैं तो इनका न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉप, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल की अगर बात करें तो कैसी होती है, 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो आपस में फिट हो जाती हैं, जैसे कि सोप बॉक्स, ठीक है। एक सोप बॉक्स का ये ढक्कन है, एक सोप बॉक्स का ये ढक्कन है, ठीक है। दोनों को बंद कर दो, बंद कर दोगे तो एक के ऊपर दूसरा इस तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला बोला गया है कि ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं जो आपस में इस तरह से फिट हो जाएंगी। और इनमें क्या होता है, सिलिका होता है, ठीक है। सिलिका में ये एम्बेडेड रहती हैं, इसीलिए इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। सिलिका में एम्बेडेड रहने के कारण इसकी सेल वॉल जो होती है इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, और इसीलिए बच्चों जहाँ पे डाई एटम्स रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा सेल वॉल डिपॉजिट मिलता है, उसी को कहा जाता है डाई एटमॉस्फियस अर्थ, ठीक है। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर की घटना होती है जहाँ पे इतने सालों से जो है रह रहे होते हैं डायटम्स और वो ख़त्म हो चुके होते हैं, वहाँ पे उनका जो सेल वॉल का डिपॉजिट्स है वो आज भी देखा जा रहा है, आज भी प्रेजेंट होता है, और उसको वेरियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, ऑयल एंड सिरप्स के फिल्टरेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, इसमें हमने देखा कि डायटम्स और गोल्डन एल्गी क्राइजोफाइट्स में आते हैं, जिनको कलेक्टिवली डेस्मिट्स कहते हैं। इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है। मोर स्पेसिफिक बात करें तो एक्वेटिक में हमने मरीन और फ्रेश वाटर देखा, और हमने देखा कि इनमें जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है बच्चों, पैसिव मूवमेंट होता है अलोंग विद वाटर करंट, ठीक है। और हमने देखा कि ये मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्लांट लाइक कैरेक्टर्स शो करते हैं, तो इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स वगैरह होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो एम्बेडेड रहती है सिलिका में, तो सिलिका हमको याद रखना है, यहाँ पे क्राइजोफाइट्स में सिलिका हमको याद रखना है, ठीक है। और डाई एटमॉस्फियस अर्थ भी याद रखना है, ठीक है। जो हमारे डायटम्स होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं कि ये जो है फूड चेन का बेस बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको प्लैंक्टॉन्स, ये जो प्लैंक्टॉन्स कम्युनिटी है, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी बेस बनाती है किसी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट पे फूड चेन का, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, डायटम्स जो हैं हमारे क्या हैं, ये प्लैंक्टॉन्स हैं। तो ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये डायटम्स हैं, इन पर फीड करेंगे हमारे जूप्लैंक्टॉन्स, और जूप्लैंक्टॉन्स पे फीड करेंगे फिश वगैरह, और फिर इसी तरह से हमारा फूड चेन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि जो डायटम्स हैं हमारे, ये सबसे क्या है, बेस लेवल पे आते हैं हमारी फूड चेन के, ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करते हैं, फूड को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक है तो इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा,
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। बच्चों जो डायनोफ्लैजिलेट्स की अपीयरेंस होती है वो उनमें प्रेजेंट हुए पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि वो कभी कभी रेड भी अपीयर हो सकते हैं, येलो भी अपीयर हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट उनकी बॉडी में उस समय प्रेजेंट है। जैसे अगर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट है तो वो ये रेड दिखेंगे, अगर कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है तो फिर वो येलो एंड ऑरेंज काइंड की दिख सकते हैं, फाइकोसाइन प्रेजेंट है तो वो ब्लू दिख सकते हैं, इस तरह से। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उनकी बॉडी में उस समय, उनकी सेल्स में, तो उस हिसाब से फिर जो है उनकी जो अपीयरेंस है वो होती है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग रेड टाइट्स वाला जब एग्जाम्पल देखें तो उसमें गोनियोलॉक्सिस देखते हैं हम लोग, तो वो रेड टाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो उसमें जो है फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट है इसका, ये इसमें जो स्ट्रक्चर है इसकी दो प्लेट्स लाइक दिखती है। जो एक ये है इसकी एपिथीका, जिसको हम लोग एपिसोम कहते हैं, ये ऊपर वाली प्लेट है, और एक नीचे वाली प्लेट है जिसको कहते हैं हम लोग हाइपोसोम, ठीक है। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, इसीलिए इसको डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, ठीक है। टू फ्लैजिला होने के कारण इसका क्या नाम है, डायनोफ्लैजिलेट। तो एक फ्लैजिला कहाँ होता है, एक फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है, ये वाला जो दिख रहा है। और जो दूसरा फ्लैजिला होता है वो कहाँ होता है बच्चों, वो ये दो प्लेट्स के बीच में ऐसे ट्रांसवर्स लाई करता है, ठीक है। जो ये ऊपर वाली प्लेट होती है, ठीक है, ये कैसी होती है बच्चों, ये सेल्यूलोज, इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज की होती है। तो अभी हमने जो पहले देखा था क्राइजोफाइट्स, उसमें हमने डायटम्स देखे थे, उनकी प्लेट्स में हमने क्या देखा था कि उनकी स्ट्रक्चर जो सेल की थी वो कैसी थी बच्चों, वो एम्बेडेड हुई थी सिलिका के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी है, सेल्यूलोज की, ठीक है, इसमें सेल्यूलोज है। जो अभी हमने देखा है कि इनमें अधिकतर क्या है, टू फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसीलिए इनको डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्सली लाई होता है इन दो वॉल प्लेट्स के बीच में, ठीक है। जो बच्चों हमने अभी बात की थी गोनियोलॉक्सिस की, तो इसका थोड़ा सा नाम मुझे लेने में डिफिकल्टी आ रही है, गोनियोलेक्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट। रेड डायनोफ्लैजिलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होगा। तो ये क्या होता है, ये जो गोनियोलॉक्सिस है बच्चों, इसमें क्या होगा, बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होगा कि उसकी वजह से जो हमारा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे क्या होगा कि पानी का पूरा कलर लाल रंग का दिखने लगेगा, है ना। इतने सारे इसमें गोनियोलॉक्सिस हो जाएंगे कि पानी का जो कलर है वो रेड कलर का दिखने लगेगा। इसको क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं पानी का कलर लाल हो गया है ना, लाल तूफान आया हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे ये जो एल्गी है इसकी प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ये रेड एल्गी जो प्रेजेंट है गोनियोलक्स, इसकी वजह से क्या होता है, सी का जो कलर होता है वो रेड अपीयर होता है, ठीक है। और ये जो रेड टाइट्स होती है ना बच्चों, ये इसमें क्या होता है, कभी कभी हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज होता है, और ये टॉक्सिन क्या होता है, इतना हार्मफुल होता है कि अदर जो मैरीन क्रिएचर हैं उनको इम्पैक्ट करता है। जैसे कि फिशेस वगैरह हो गई, है ना, छोटी फिशेस, बड़ी फिशेस, इन सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये टॉक्सिन्स जो है कौन रिलीज करता है, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स रिलीज करते हैं। बच्चों जो डाइएटम्स हो गए और जो डायनोफ्लैजिलेट हो गए, ये दो हैं, क्या है, ये दोनों मिलके बनाते हैं मेन क्लासेस हैं फाइटोप्लैंक्टन की, ठीक है। इन दोनों से
क्या है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हमारे बच्चों क्या है, ये एक तरह से ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होते हैं, है ना, ये सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है पहली बात तो। दूसरा क्या है कि ये अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, है ना, तो ये ग्रीन प्लांट के जैसे होते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या है, मरीन जो एनवायरनमेंट है या एक्वेटिक एनवायरनमेंट, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के लिए, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। और ये प्लांट के सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट होते हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो पूरा जो माइक्रो इकोसिस्टम है ना, जो मरीन इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो पूरा का पूरा प्रभावित हो जाएगा, पूरी की पूरी फूड चेन्स प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं, माइक्रोएल्गी होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और ये सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट की। क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इनको सनलाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, यानी कि इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है। क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी मैंने बताया, क्योंकि ये कई सारी फूड वेब्स का निर्माण करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और बैलेंस इकोसिस्टम में ये क्या करते हैं, दूसरे जो अदर लिविंग क्रिएचर हैं उनके लिए क्या करते हैं कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन ईट करेगा, जू प्लैंक्टॉन्स करेंगे। जू प्लैंक्टॉन्स पे कौन ईट करेगा, स्मॉल फिशेस करेंगी, और स्मॉल फिशेस पे लार्ज फिशेस। इसी तरह से जो है हमारा ये फूड चेन चलता रहता है। ठीक है, तो सबसे बेस में कौन है, हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स में कौन कौन से हैं, हमारा डायटम्स हैं एंड हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। और ये दोनों क्या हैं, सबसे बड़ी क्लासेस हैं हमारी फाइटोप्लैंक्टॉन्स की। ठीक है, जो डायटम्स हैं और डायनोफ्लैजिलेट्स हैं बच्चों, इन दोनों में कहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, पहला डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो मूवमेंट में देखने को मिलता है। डायटम्स में हमने देखा था कि ये मूव करते हैं वाटर करंट के साथ, पैसिवली मूव करते हैं वाटर करंट के साथ, नो एडिशनल एफर्ट, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना है मूव करने के लिए। ना इनके पास फ्लैजिला है, ना इनके पास सिलिया है, ना इनके पास स्यूडोपोडिया है। ठीक है, ये सिर्फ मूव करते हैं कैसे, वाटर करंट के साथ साथ, जैसे जैसे पानी का ऐसे बहाव जिस तरह डायरेक्शन में होगा, ऐसे पानी का बहाव अगर है तो ये इसी तरह से इसी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाटर के साथ साथ मूव करते रहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स में बच्चों दो फ्लैजिला होते हैं मूव करने के लिए, इसीलिए इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स पड़ा। दूसरा जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, सेल वॉल में देखने को मिलता है। जो डायटम्स की सेल वॉल है हमने देखा वो कहाँ पे एम्बेडेड रहती है, सिलिका में एम्बेडेड रहती है। लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनमें क्या है, उनकी जो अपर प्लेट है उसमें क्या प्रेजेंट था बच्चों, उसमें प्रेजेंट था सेलुलोज, है ना। तो हम इस तरह से इसको याद रखेंगे कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स है उसकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट है और जो डायटम्स हैं उनमें सिलिका प्रेजेंट है। ठीक है, डायटम्स जो हमारे हैं वो क्या है बच्चों, वो चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशन में, यानी कि ओशन में जो सबसे ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है, हमारे डायटम्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डायटम्स संख्या में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और डायटम्स अकेले 20 से 50% तक की जो ऑक्सीजन अवेलेबल है अर्थ पे, वो किसकी वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ डायटम्स की वजह से है। तो आप लोग सोचिए, अगर ये डायटम्स खत्म हो जाएंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। और ये डायटम्स क्यों खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन की ब्लीचिंग वगैरह हो रही है, वो तो एक अदर टॉपिक हो गया, लेकिन क्लाइमेट की वजह से डायटम्स पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि ये हमारे चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशन में, और सबसे ज़्यादा ये धरती में 20 से 50% की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो हम लोग प्रोटिस्टन देखने वाले हैं वो है बच्चों हमारा यूग्लिनोइड्स। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं यूग्लिना के बारे में। ठीक है, यूग्लिना हमारा क्या है, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल।
अब इसकी प्लांट्स और एनिमल वाले कैरेक्टर अलग अलग हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हमारा टॉपिक भी नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों का बिना मतलब में जाएगा, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं है, वो सिलेबस है बीएससी वगैरह का। ठीक है, तो उसको आगे हम लोग फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। अभी हम लोग टू द पॉइंट देखेंगे। तो यूग्लिनोइड्स जो हमारे होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? ये हमारे मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? स्टैग्नेंट वाटर में। जहाँ पे भी रुका हुआ पानी होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे कि कभी बारिश हुई और घरों के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी दिन से इकट्ठा है, तो वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि यूग्लिनोइड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, वो कैसी होती है? इनमें सेल वॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये प्लांट एंड एनिमल के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो ये प्लांट एंड एनिमल के बीच की कड़ी है अगर, तो इनमें सेल वॉल क्या होगी? नहीं होगी। मतलब सेल वॉल अगर देखें तो नहीं होगी, लेकिन सेल वॉल का कुछ तो रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये प्लांट के जैसे भी कैरेक्टर है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेलिकल, इसको कहते हैं पेलिकल। और ये पेलिकल क्या होता है? ये होता है फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या करता है? ये जो यूग्लिना की जो बॉडी है उसको क्या करता है? प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको क्या होता है? इधर उधर मूव करने में, ऐसे ऐसे जिधर भी जैसे भी बॉडी को मोड़ना ओड़ना हुआ उस इसको आसानी रहती है। ठीक है, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग होता है, और जो दूसरा फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है बच्चों? शॉर्ट होता है। ठीक है, इनमें न्यूट्रिशन किस तरह का होता है? मिक्सोट्रॉपिक। ये भी एक प्लांट और एनिमल के बीच का कैरेक्टर है। ठीक है, इस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्लांट एंड एनिमल के बीच का कैरेक्टर है, और ये सेल वॉल भी प्लांट एंड एनिमल के बीच का कैरेक्टर है। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? जब सनलाइट प्रेजेंट है तो ये कैसा बिहेव करेंगी? ये ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और हेट्रोट्रॉपिक इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये अपना फूड खुद बना लेंगे, अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट है ये तो किसी के ऊपर प्रेडेटर की तरह भी काम कर सकते हैं, और किसी के साथ पैरासाइट की भी तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इनमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि इनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पिगमेंट जो होते हैं यूग्लिनोइड्स के, वो कैसे होते हैं बच्चों? ग्रीन प्लांट्स के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, इनमें भी कैरोटीनॉइड पाया जाएगा, इनमें भी ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल होते हैं, इनके जो पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स के। ठीक है, तो लिख देते हैं, क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा, क्लोरोफिल बी भी पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल भी पाया जाएगा, कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स किस तरह के प्रोटिस्ट हैं बच्चों? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। अब मैंने अभी बताया था कि जो हमारे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। जो स्लाइम मोल्ड्स और हमारे जो प्रोटोजोन्स है ये एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करेंगे, है ना। यूग्लिना हमारा बीच का था। तो ये सेप्रोफिटिक हैं। सेप्रोफिटिक हैं यानी कि इनमें किस तरह का न्यूट्रिशन है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इनमें। इनका न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉपिक टाइप का है। ठीक है, बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे ज़्यादा ये क्या करेंगे? जब इनमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है तो ये किस चीज़ को खाते हैं? ये सड़े गले पेड़ पत्ती, तना, यही सब खाते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको खाते हैं ये। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये जैसे ये एक स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, ये एक स्लाइम मोल्ड है,
सूटेबल कंडीशन में इनका बहुत सारा ग्रुप बन गया इस तरह से। इस ग्रुप को बच्चों क्या कहेंगे? इस ग्रुप को कहेंगे प्लाज्मोडियम। जब इन्होंने इस तरह से ग्रुप बना लिया तो इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम में जो ग्रुप बना है इसमें क्या होता है? इसमें जो प्लाज्मोडियम है इनमें क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ठीक है, अब ये स्पोर किसका कैरेक्टर है? ये स्पोर वैसे तो फंजाई का कैरेक्टर होता है, इसीलिए ये स्लाइम मोड्स कुछ कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं फंजाई से। ठीक है, तो इसमें जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में क्या है कि स्पोर है। अब ये स्पोर का क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये इधर उधर बिखर जाते हैं, है ना, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इनमें से क्या होगा? नए स्लाइम मोल्ड्स बन जाएंगे, है ना। ये जो स्पोर जो होते हैं क्या होते हैं? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यही कहा है इसमें कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं जिसमें क्या होता है? स्पोर होते हैं टिप पे और फिर एयर करंट के साथ इधर उधर फैल जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर से ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये थे हमारे प्रोटोजोन्स, सॉरी ये थे हमारे प्रोटिस्टन, जिसमें हमने अभी किसके बारे में देखा? डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में देखा, क्राइजोफाइट्स के बारे में देखा, स्लाइम मोड्स और यूग्लिनोइड्स के बारे में देखा। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक दूसरा एक एंड में जो हमारा सबसे जो है इम्पोर्टेंट प्रोटोजोन्स हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रोटिस्टेंट्स हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं अमीबा को, इसमें पढ़ते हैं हम लोग पैरामीशियम के बारे में, इसी में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? मलेरिया पैरासाइट के बारे में। कौन होता है वो? हमारा प्लाज्मोडियम। अच्छा, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये अलग होता है इस वाले प्लाज्मोडियम से। ठीक है, जो स्लाइम मोड प्लाज्मोडियम का एग्रीगेशन बनाते हैं जो, वो अलग होता है इस वाले प्लाज्मोडियम से। ठीक है, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? पैरासाइट है। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स हमारे कैसे होते हैं बच्चों? ये भी हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं किस तरह के? ये या तो प्रीडेटर होंगे या तो ये पैरासाइट होंगे। ठीक है, या तो ये किसी को मार के खाएंगे या तो फिर किसी के अंदर एज ए पैरासाइट रहेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे और अपना न्यूट्रिशन लेंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है एनिमल्स के रिलेटिव हैं, है ना, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल हैं। ठीक है, बहुत पुराने एनिमल्स के रिलेटिव हैं, इसीलिए इनका नाम है प्रोटोजोअन्स। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोन्स मतलब एनिमल लाइक। तो इसके 4 मेजर ग्रुप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एंटमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इसका एग्जाम्पल है हमारा एंटमीबा। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और चौथा है स्पोरोजोन्स। तो जो हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले होते हैं, सी वाटर में पाए जाने वाले होते हैं और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाने वाले होते हैं। ये कैसे? इनका जो मूवमेंट होता है ना स्यूडोपोडिया से होता है। ठीक है, ये जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, इसको जब मूव करना होता है तो इसमें ऐसे स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो उसी से इसका मूवमेंट होता है फूड कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और इनकी सरफेस पे क्या है? ऐसे ऐसे इनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? सिलिका। और इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे एज ए पैरासाइट और उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसमें डिजीज करेंगे और साथ ही साथ अपना न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। ये क्या करता है? ये डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिसेंट्री कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, जिसको पेचिस भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी कि ये इधर उधर ऐसे ही घूमते घामते मिल सकते हैं और या तो फिर किसी के अंदर एज ए पैरासाइट भी देखे जा सकते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें मूव करने के लिए फ्लैजिला होता है। ठीक है, फ्लैजिला
इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा, अभी हमने पढ़ा था कि ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। तीसरा है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं एक्वाटिक, और इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, सीलिया के द्वारा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इसका क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, ऐसे स्लीपर लाइक उसकी शेप होती है, और उसकी पूरी बॉडी में ऐसे 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 से सीलिया होते हैं। ठीक है, इन्हीं सीलिया से उसका जो है मूवमेंट होता है। ठीक है, और पैरामीशियम में क्या होता है, एक बुलेट होता है जो बाहर की तरफ खुलता है सेल की सरफेस से, है ना। इसी से ये लोग फूड इनटेक और फूड बाहर निकालने के लिए, फूड इनटेक करने के लिए होता है ये। ठीक है, और इनका जो पैरामीशियम का जो मूवमेंट होता है इसी सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण होता है। यानी कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ है, पर जब ये सीलिया जो है इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो ये पैरामीशियम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इनका एक मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन वगैरह होता है। लास्ट लास्ट जो हमारे प्रोटोजोन्स है वो कौन से हैं, स्पोरोजोन्स। इनमें क्या है, इनमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती हैं लाइफ साइकिल में, जैसे कि प्लाज्मोडियम स्पोर लाइक स्टेज होती है ना। इसको स्पोरोजोइक स्टेज चाहिए, तभी ये जो है आगे ग्रो कर सकता है ना। मच्छर में रहता है, स्पोर बनाता है, फिर मलेरिया फैलाता है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा स्पोरोजोन प्रोटोजोन। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया बच्चों किसके बारे में, अभी तक हम लोगों ने देखा प्रोटोजोन्स के बारे में, और प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ये यूकैरियोट्स होते हैं, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड जिनमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल का है, क्यों, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, और इनका जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रोटिस्टा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फिर हमने पर्टिकुलर प्रोटिस्टेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा क्राइजोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोन्स के बारे में। बच्चों ये एक समराइज टेबल है कुछ की पॉइंट्स की, इसको रट लेना है। ठीक है, इसको रट लेना है, इसको किसी तरह से याद कर लेना है। याद क्या करना है, इसमें अभी मैंने इतना अच्छे से बता ही दिया है कि क्राइजोफाइट्स में सिलिका प्रेजेंट है, डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल्यूलोज प्रेजेंट है, यूग्लिनोइड्स में पेलिकल है, और जो स्लाइम मोल्ड्स है इनके स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, और जो प्रोटोजोन्स में सेल वॉल एब्सेंट है। न्यूट्रिशन में मैंने बताया कि जो है, जो क्राइजोफाइट्स डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये प्लांट लाइक होते हैं, तो इन दोनों में ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। यूग्लिना में कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, हैबिटेट सबका एक्वेटिक है, सभी के सभी जितने भी हमारे प्रोटिस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नया किंगडम स्टार्ट होता है वो कौन सा है बच्चों, किंगडम फंजाई। बच्चे जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह देखा जा सकता है इनको। ठीक है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर जगह। इसीलिए इनका नेचर कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ऐसी जगह पे जो वार्म हो और ह्यूमिड प्लेस हो, जहाँ पे नमी वाले स्थान जो होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा कर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी होती है ग्रो करने के लिए, इनके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन अगर देखा जाए तो अभी जो रेनी सीजन आने वाला है बेस्ट वेदर होगा इनके ग्रो करने के लिए। क्यों, क्योंकि उस सीजन में वार्मनेस भी होती है और प्लस ह्यूमिडिटी भी होती है ना। इसीलिए बरसात के मौसम में देखते हैं कि सब जगह फंगस बहुत ज़्यादा ग्रो करती है ना। तो इनका जो फेवरेट वेदर होता है ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड होता है। ठीक है, ये ऐसी जगहों पे उड़ते हैं, रहते हैं जहाँ पे वार्म और ह्यूमिड कंडीशन होती है। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये फिलामेंटस होते हैं। ईस्ट एक ऐसा
ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होता है, यानी कि उसमें केवल एक सेल पाई जाती है। लेकिन अदर जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, ऐसे हो सकते हैं, है ना, इस तरह के हो सकते हैं। तो ये क्या है कि जनरली कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट रखे गए हैं फंजाई में। यीस्ट इसका एक एग्जाम्पल है जो एक्सेप्शन है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी होती है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे देख लो, इसको जूम करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हाइफी, ठीक है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने में लग रही है, थ्रेड लाइक या हेयर लाइक, लेकिन जब इसको जूम करके देखोगे तो ऐसे दिखेगा। और इसी में क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक, ठीक है। कई जगह ऐसा क्या होता है बच्चों कि ये जो है इस तरह से होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है और इस तरह से उनमें पार्ट्स बने होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेप्टेट। अगर सेप्टेट होता है तो कैसा होता है बच्चों, एसिनोसिटिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और सेप्टेट है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। जैसे ये अभी हमने देखा, ये हमारा एक हाइफी हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे हाइफी ऐसे प्रेजेंट हैं, ऐसे प्रेजेंट हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे माइसीलियम। अभी ये मैंने आपको बता ही दिया सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है, कि कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनमें उनका क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना, कई सारे न्यूक्लियस उसमें भरे होते हैं, इसको कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। और कुछ जो होते हैं उनमें सेप्टी या क्रॉस वॉल्स पाए जाते हैं हाइफी में, और साथ ही साथ क्या होता है, उनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं एसिनोसिटिक। जो बच्चों सेल वॉल होती है फंजाई की, वो कैसी होती है, वो काइटिन की होती है, पॉलीसैकेराइड्स की होती है। तो ये चीज हमको याद रखनी है कि जो सेल वॉल होती है फंजाई में वो किस चीज की बनी होती है, काइटिन्स की फंजाई में। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें कैसी होती है, उनमें होती है सेलुलोज की। और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें कैसी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, तो ये चीजें हमको याद रखनी है। जो फंजाई होते हैं इनका न्यूट्रिशन किस तरह का होता है बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, या सिम्बायोंट भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइकेन हो गया, माइकोराइजा हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, फंजाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के फंजाई वाला वीडियो डेफिनेटली अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्लांट एंड एनिमल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।